नमस्कार, मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और एनएमएफ न्यूज पर आपका स्वागत है। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण का एक बयान वायरल हुआ जो जीएसटी काउंसिल की बैठक में उन्होंने दिया ओल्ड गाड़ियों के सेल करने पर जीएसटी को लेकर। उसके बाद सोशल मीडिया में तरह तरह के वीडियोस आने लगे कि अगर अब आप कार बेचेंगे, पुरानी कार बेचेंगे तो उस पर जो मार्जिन होगा, जो बचत, जो डिफरेंस होगा खरीदने और बेचने के बाद पर, उस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और जैसे वीडियो वायरल हुए तो जो आम आदमी है हमारे देश का, उसको लगने लगा कि अगर वो कल कार बेचने जाएगा तो उसको उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये सारी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जिसके लिए हमने बात की। मुनीश कुमार हैं, हम इनसे बात करेंगे, टैक्स कंसल्टेंट हैं। तो जो भ्रांतियां, जो कंफ्यूजन लोगों को फैला हुआ है ओल्ड कार जो आप बेचते हैं उस पर जीएसटी को लेकर के, वो सारे सवाल हम पूछेंगे मुनीश जी से और वो क्लैरिफाई करेंगे कि इसका सच क्या है, बयान की हकीकत क्या है और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उनका सच क्या है। बहुत स्वागत है मुनीश जी आपका। नमस्कार धर्मेंद्र जी। नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने बताया, एक बयान आया निर्मला सीतारमण का, उन्होंने कहा कि जो ओल्ड कार है आप जो सेल करेंगे उसको जब परचेज की थी, जो मार्जिन है उस मार्जिन पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। यस। अब इसको लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे वीडियोस आ गए सोशल मीडिया पर, उन्होंने अपने आप से जोड़ लिया कि मैं हूं, एक इंडिविजुअल आदमी हूं मैं, और मैंने कार बेचने गया तो मुझे उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो इसका सच क्या है? ये इंडिविजुअल्स पर देखो, एज एन इंडिविजुअल अगर हम देखें तो उसका कोई टैक्स नहीं लग रहा। वो जैसे खरीद रहे थे और बेच रहे थे वो अभी भी वैसे ही बेचेंगे, क्योंकि उन्होंने जीएसटी का इनपुट तो कहीं लिया नहीं है और ना ही उसमें इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट लिया है। एज एन सैलरी एम्प्लॉई अगर कोई कार ले रहा है और कार बेच रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा सेल पे। बट जो आप कंपनी जो रजिस्टर्ड हैं या कोई इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है जीएसटी में या पार्टनरशिप फर्म है रजिस्टर्ड, वो जब कार परचेज करते हैं जीएसटी की कॉस्ट ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर भी बेनिफिट मिलता है उस पर, अगर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी बेनिफिट मिल रहा है। वो जब सेल करेंगे तो जो उनका डेप्रिसिएशन का उन्होंने वैल्यू आप एक उदाहरण देके अगर समझाना चाहें मुझे। मान लो एक गाड़ी ली 10 लाख की और उसका ऊपर डेप्रिसिएशन लगा करके 2 साल 3 साल के बाद वो गाड़ी 5 लाख की रह गई। ठीक है। 5 लाख की गाड़ी को अगर 6 लाख में बेच दिया तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि 1 लाख का प्रॉफिट लिया आपने, ठीक है, उस 1 लाख के ऊपर आपको जीएसटी देना है 18%। 18%, मतलब 1 लाख पर 18,000 रुपए आपको बतौर जीएसटी सरकार को देना है, क्योंकि आपने उसका इनकम टैक्स में बेनिफिट लिया है जीएसटी का, अपना डेप्रिसिएशन का प्लस इंटरेस्ट का। ठीक है। दोनों का। और वो बिजनेस के लिए कार यूज हुई है तो सारे एक्सपेंडिचर भी उसमें क्लेम किए, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ उसको सेल करने में, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना है। मतलब मैं इसको अगर सरल भाषा में समझाऊं आपको, तो जो कंपनियां होती हैं जब वो कार खरीदती हैं कोई, तो वो जीएसटी इनपुट लेती हैं। डेप्रिसिएशन जो होता है वो हर साल लगता है कार पे। सपोज करिए एक 10 लाख रुपए की कार थी, उस पर कंपनी ने 20% का डेप्रिसिएशन लगाया तो 2 लाख रुपए उसके कम हो गए, उसकी कॉस्ट कम हो गई। तो आपने सरकार से बेनिफिट लिया, आपने डेप्रिसिएशन का फायदा लिया। आप अगर लोन देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं उस पर, कार पर कंपनी की, तो आपने उसका भी बेनिफिट अपनी कंपनी के एक्सपेंडिचर में दिखाया। तो सरकार से आपने जो फायदे लिए उसके बदले सरकार ने आपसे 18% जीएसटी लिया मार्जिन अमाउंट पर। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक मध्यम वर्ग है, जो सैलरी कर नौकरी वाला है, नौकरी पेशा इंसान है, ना तो उसने सरकार से जीएसटी का फायदा लिया, शुरू में इनपुट नहीं लिया, ना ही उसने लोन ले रखा है तो उसको इंटरेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं। हम सब जानते हैं एक मध्यम वर्ग जो कार खरीदता है उसको लोन पर, उसके इंटरेस्ट पर कोई फायदा नहीं मिलता है। तो आपने सरकार से कुछ लिया नहीं, तो आपको ये चीज आपके लिए नहीं है, ये चीज है कंपनियों के लिए। वो किस किस तरह की कंपनियां और फर्म हो सकती हैं उनको बताइए। प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, या कोई भी एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल है, जिसके ऊपर जीएसटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो डीलर, और जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, इसी वजह से वो जीएसटी पे करने के लायबल है। ठीक है। अगर उन्होंने कॉस्ट, मान लो वो कार 5 लाख की पड़ी आफ्टर डेप्रिसिएशन और वो 5 लाख के नीचे की बेची है, तब वो जीएसटी नहीं देना, क्योंकि वो लॉस में बेची है कार। अच्छा। मान लो एक्सीडेंटल कार हो जाती है और उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है तो वो कम में बिकती है। तो जब लॉस में गाड़ी बिक गई तो लॉस के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं देना, तो प्रॉफिट के ऊपर डेप्रिसिएशन देना है। 5 लाख की कार को 6 लाख में बेचा तो 1 लाख के ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। तो वो जो 1 लाख कम हुआ, आप कह रहे हैं कि लॉस में बेचा है, तो उसका क्या बेनिफिट लेता है बिजनेसमैन सरकार से? नहीं, उसका क्या उसका कहीं एडजस्टमेंट होता है? उसका लॉस ऑन सेल कार में, प्रॉफिट लॉस में दिखाया जाएगा। वो मतलब 1 लाख का लॉस शो किया जाएगा। और अगर आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उस पर आपको जीएसटी देना। 1 लाख का प्रॉफिट दिखा करके आपको जीएसटी देना है। तो ये भी एक चीज है कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और आपने कोई क्लेम नहीं लिया सरकार से, तो ये आपके लिए नहीं है,
ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो मुनीश जी ने बताया कि कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हैं, लिमिटेड लायबिलिटीज फर्म है या प्रोप्राइटरशिप है, उन पर ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन मेरा अगला सवाल मुनीश जी ये है कि जब ये क्या अभी कोई नई चीज है जो जीएसटी काउंसिल में जो स्टेटमेंट दिया निर्मला सीतारमण नहीं, ने? ये पहले से ही चल रहा था। इवन ये वैट के टाइम पे भी था। ओल्ड यूज कार हम सेल कार करते थे तो हमें वैट भी देना पड़ता था और आज जीएसटी भी देते थे, और ये पहले से ही दे रहे हैं हम लोग। तो क्या लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी या सिर्फ ये एक चीजें जो इस तरह से मिसलीड करने के लिए फैला दी गई? ये कह सकते हैं कि आप जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों के पास जानकारी थी, जिनके पास जानकारी थी वो लोग टैक्स देते थे, कुछ लोग नहीं थी जानकारी थी तो वो टैक्स नहीं देते थे। तो ये बात क्लियर हो गई है इसमें, इस बात मतलब बातचीत से मुनीश जी के बयानों से, मतलब जो मैंने बात की मुनीश जी से, उसमें ये साफ हो गया कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो आम आदमी है, उसका इस बयान से और इस टैक्स से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आप जैसे पहले कार खरीदते थे, जैसे पहले बेचते थे, उसी तरह से चीजें होंगी, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हैं, कोई कंपनी है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई लिमिटेड लायबिलिटी फर्म है, जो भी है, उनको ये टैक्स देना पड़ेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से था। तो इसमें सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। तो मुनीश भैया, इसमें आम आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई परेशानी की बात। मुनीश जी, आपने कहा कि ये चीज पहले से, ये जो प्रावधान है, नियम कानून जो भी था जीएसटी को लेकर के या वैट को लेकर के, कि कोई कंपनी सेल करती है और उसके बाद वो बेचती है तो उसके बाद उसको जीएसटी पे जो मार्जिन होता है देना पड़ता था। आपने कहा कुछ लोगों को जो पता था वो देते थे और जिन लोगों को नहीं पता था वो नहीं देते थे। तो अगर जो नहीं देता था उसके साथ क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती थी फिर बाद में? देखो, सारा अकाउंटिंग और रिटर्न फाइलिंग करने के बाद सीए ऑडिट करता है। बाई चांस कोई कंपनी सी ऑडिट नहीं कर पा रहा है, उनका अकाउंटेंट देख रहा है, उनसे भी मिस हो गई है, तो जीएसटी या वैट ऑफिसर ऑडिट करते हैं, उनकी असेसमेंट होती है। उस असेसमेंट में भी कैलकुलेशन की जाती है कि कोई अगर टैक्स की मिसिंग हो चुकी है या कोई असेट्स की सेल के ऊपर टैक्स नहीं दिया गया है तो वो टैक्स कैलकुलेट करके दोबारा से टैक्स ले लेते थे। तो क्या उसमें कोई जुर्माना, फाइन लगता है इसमें? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह लगता है। जो फाइन है, असेसमेंट होती है तो असेसमेंट के हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो लगता है फाइन। तो सरकार को ये क्यों क्लेरिफाई करना पड़ा? कुछ इसके बारे में अगर आपको आइडिया हो बताएं कि अभी निर्मला सीतारमण को ये बात कहनी पड़ी आकर के कि ये जो मार्जिन है उस पर लगेगा। और प्लस एक और चीज़ उन्होंने कही कि पॉपकॉर्न जो था, जो सिंपल पॉपकॉर्न था वो नहीं था, अब उसको सॉल्टेड बना दिया तो उस पर जीएसटी लगेगा। ये क्या, ये पहले था अभी हुआ है? हाँ, नहीं, ये पहले नहीं था, बट अब उसको कैलकुलेशन कर लिया गया कि स्वीट्स में या नमकीन में तो नमकीन के ऊपर टैक्स कम है और स्वीट्स के ऊपर ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन कर दिया पॉपकॉर्न का भी। अच्छा। अदरवाइज पॉपकॉर्न तो रेडी पे भी बिक रहे हैं। हाँ। और शॉप पे भी बिक रहे हैं। हाँ। तो अब सॉल्टेड और प्लेन और कैरामल के ऊपर अलग टैक्स कैलकुलेशन अलग अलग कर दिया है। हाँ। और गाड़ियों पर जो टैक्स रेट लगता है उसका क्या, जो जीएसटी लगता है उसका क्या तरीका है? 18% जीएसटी है और 12% भी है, बट वो 12% जो कार्स हैं उनको छोड़ करके कुछ अदर व्हीकल्स हैं, ट्रैक्टर हो गए या टू व्हीलर्स हो गए, कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए हैं कि उस कैटेगरी में जो नहीं आ रहे हैं उनके ऊपर 12% आज भी लगाया हुआ है। ओल्ड और 28% भी लगता है? 28% तो न्यू पे है, लग्जरीज कार पे। हाँ, मैं नई की बात ओल्ड सेल पे जो है वो 18 ही है। ओल्ड पर 18 है, एक फ्लैट रेट से। और अगर एग्रीकल्चर है तो उस पर कम है, ट्रैक्टर जैसे आप ट्रैक्टर वगैरह हो गए या टू व्हीलर्स हो गए, उनकी सेल पे भी है तो उस पे 12%। अच्छा, मैं अदर व्हीकल में काउंट होता है। हाँ, मैं अगर अब आपसे सीधे साफ शब्दों में एक बात पूछूं कि जो एक मध्यम वर्ग मिडिल क्लास है जो अपनी कार बेचता है, खरीदता है, उसका निर्मला सीतारमण के बयान से और जो चीजें सोशल मीडिया में चल रही हैं 18% टैक्स को लेकर के, उनसे कोई वास्ता है या नहीं है? देखो, वास्ता तो है, कुछ वही है कि बात नॉलेज की है कि नॉलेज कितनी शेयर की जाए। तो निर्मला सीतारमण जी ने नॉलेज शेयर की है, जिनको नहीं भी पता था उनको भी अब पता लग गया ये बातें सारी। अब एक मतलब आम आदमी को भी पता लग गया कि कार सेल करने पे टैक्स लगता है। लेकिन ये भ्रांति तो नहीं हो जाएगी लोग जैसे जो घर में बैठे हुए हैं, मैं कोई आदमी है जैसे सिंपल अपनी कार खरीदी, किसी दोस्त यार को बेच दी, नहीं, तो उसको क्या कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि मेरे ऊपर 18% जीएसटी नंबर नहीं है? यही क्लियर जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है उनको कोई टैक्स नहीं देना। जिनके पास इंडिविजुअल्स के पास भी जीएसटी नंबर है उनको टैक्स देना है। अगर अब इसमें एक सवाल ये होता है, जैसे आपने और हमने आपस में सौदा कर लिया, आप मेरे मित्र हैं, मैंने गाड़ी बेच दी, आपने ले ली, उसमें सिंपल प्रोसेस होता है, ट्रांसफर हुई, गाड़ी चली गई। हाँ जी। अब अगर मैं वही कार जा करके किसी भी जो ये ऑथराइज्ड सेंटर्स हैं रीसेल यूज्ड कार वाले, अगर मैं उनको बेचता हूँ और मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या मुझे टैक्स देना होगा?
नहीं, वहाँ तो एक कार की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कि आपको हम इस कार के 2 लाख देंगे, 3 लाख देंगे। ठीक है। वो 2 लाख 3 लाख ही देना है, सेल जो करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा आपको। अब अगर आप रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में तो आपको उतना अमाउंट जो कैलकुलेट किया वो इंक्लूडिंग जीएसटी हो गया। अच्छा। अब ये जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में उन लोगों को वो पूरा अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है सेल में, उनको पूरा पैसा मिल जाता है। और जो रजिस्टर्ड हैं उसमें से उस पार्ट में से उनको जीएसटी अपनी जेब से देना पड़ता है गवर्नमेंट को। मैं मुनीश जी ने जो कहा मैं इसको थोड़ा सा सामान्य और सरल शब्दों में बता देता हूँ। बात वहीं आती है घूम फिर करके कि अगर मैंने कोई जीएसटी नंबर लिया है, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है जीएसटी में, तो मुझे, मैं चाहे कार किसी दोस्त को बेचूं या किसी कंपनी के थ्रू बेचूं, मुझे उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, मैं एक सामान्य इंसान हूं जो नौकरी करता हूं, काम करता हूं, तो मुझे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ये चीज बिल्कुल साफ है। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश थी कि हम आपको समझाएं कि जो ये निर्मला सीतारमण के बयान के बाद जो चीजें चल रही थी जीएसटी को लेकर के, उसको क्लेरिफाई किया जाए। और मनीष जी ने बहुत साफ और सरल शब्दों में बता दिया कि जिस व्यक्ति के पास जीएसटी नंबर होगा, जीएसटी का इस्तेमाल करता होगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। जो नौकरी पेशा इंसान है, जिसका जीएसटी नंबर से कोई वास्ता नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको अपनी पुरानी गाड़ी बेचने पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। जो भी चीजें सोशल मीडिया में चल रही हैं वो एक सिर्फ भ्रांति है, अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नमस्कार।